गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय यूपीएससी थिंकर पर। आई होप कि आप सभी ने अपनी पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान बहुत ही अच्छी तरीके से रखा होगा। तो हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आप सभी के लिए फ्री यूपीएससी क्लासेस लेकर आ चुका है और आपके बैच स्टार्ट हो चुका है। तो जल्दी से क्लासों को ज्वाइन कीजिए और आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर और इकोनॉमी से रिलेटेड भी जल्दी से हम क्लासें लेके आने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक उस मित्र के पास शेयर कर दो यार, जो रियल में यार पढ़ाई करना चाहता है। यार उसके पास नहीं है वो सुविधा जो पढ़ना चाहता है, लेकिन आप लोग चाहें तो उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि किसी की मदद करने में जो खुशी होती है वो कभी खुशी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, फिर करते हैं हम अपनी क्लास स्टार्ट। और एक बात भी आप लोगों से करनी है, अगर आप लोग करना चाहें मदद तो कर सकते हैं। चलिए उसको बताएंगे हम 1-2 दिन बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करेंगे हम नई सिकाडा प्रजाति के बारे में। नागालैंड, यह नई सिकाडा प्रजाति कहाँ देखने को मिली है? तो नागालैंड में देखने को मिली हुई है। हाल ही में नागा पहाड़ियाँ, याद रखिएगा, हाल ही में नागा पहाड़ियों में एक नई सिकाडा प्रजाति प्लेटोमिया कोहीमेंसिस पाई गई थी। इससे पहले मेघालय में सिकडम सवाजाना मिराबिलिस और सवाजाना इम्पेरालिस की 2 प्रजातियाँ खोजी गई थी। प्रमुख बिंदु क्या है इस क्षेत्र में? तो सिकारा हेमिप्टोरियन कीड़े हैं जो अपने जोरदार, जटिल एवं प्रजाति विशिष्ट ध्वनिक संकेतों या आवाज़ों के लिए जाने जाते हैं। हेमिप्टेरान कीड़े, जिन्हें वास्तविक बग भी कहा जाता है, ये अपने माउथ पार्ट का उपयोग करके भोजन खाने के लिए किया जाता है। नई सिकाडा प्रजाति पूर्वी हिमालय में नागा पहाड़ियों के वर्णित प्लेटिलोमिया राधा समूह से संबंधित है। यह नियमित एवं समयबद्ध रूप से शाम के समय आवाज़ करते हुए निकलते हैं और टिम्बल विभिन्न कीड़ों की ध्वनि उत्पन्न करने वाली झिल्ली होती है। चलिए, तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा अभी हाल ही में नई सिकाडा प्रजाति कहाँ देखी गई है? तो नागालैंड की नागा पहाड़ियों में देखी गई है। और इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, प्लेटोमिया कोहीमेंसिस। क्या है? प्लेटोमिया कोहीमेंसिस, आपको याद रखना है। सिकाडा का महत्व क्या है? तो वे पेड़ों के लिए अधिक फायदेमंद होते हैं जिनके द्वारा मिट्टी में वायुरंध्र का निर्माण कर वायु का संचालन किया जाता है। एक बार जब वे मर जाते हैं तो उनका शरीर बढ़ते पेड़ों के लिए नाइट्रोजन के एक महत्वपूर्ण स्रोत का रूप में भी काम करता है। अपने ध्वनिक तरीकों से वे एक स्वस्थ वन पारिस्थितिकी तंत्र के संकेतक के रूप में भी कार्य करते हैं। प्राकृतिक वास की बात करें तो अधिकांश सिकाडा जो कैनोपी के आसपास रहते हैं और बड़े पेड़ों वाले प्राकृतिक जंगलों में पाए जाते हैं। और भारत और बांग्लादेश में सिकाडा की सामान्य विविधता दुनिया में सबसे अधिक है। इसके बाद चीन का स्थान आता है, यानी कि तीसरे नंबर पर चीन है, फर्स्ट नंबर पर भारत, सेकंड नंबर पर बांग्लादेश है। खतरा की बात करें तो सिकाडा की घटती आबादी के कारण बड़े पैमाने पर प्राकृतिक वन भूमि में को मानव बस्तियों एवं कृषि क्षेत्रों के रूप में उपयोग में लाए जाने के साथ साथ जंगलों को जलाना भी है। क्योंकि इसे स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है, इसकी अच्छी कीमत मिलती है और जिसके कारण इनका अस्तित्व खतरे में उत्पन्न हो गया है। यानी कि लोग इसको खा भी जाते हैं, लेकिन मैंने तो आज तक नहीं देखा है कि कौन खाता है। लेकिन जब बताया गया है कि भाई खा लेते हैं तो अच्छी बात है। आप लोग भी जाके देखिएगा कि कहाँ खाते हैं लोग इसको। तो बात करेंगे हम आपको भारतीय चंदन की। तो देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल की एक हिस्से के रूप में हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय चंदन की खेती और प्रबंधन कर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चंदन प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र स्थापित करना है। क्या है इसका कार्यक्रम का उद्देश्य? चंदन प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र स्थापित करना है। प्रशिक्षण एवं कौशल विकास में मूल्यांकन, मूल्यवर्धन के साथ साथ किसानों एवं युवा उद्यमियों के बीच खेती के नए तरीकों की पेश करना है। परिचय की बात करें तो संतालम एल्बम, जिसे प्रायः भारतीय चंदन के रूप में जाना जाता है, चीन, भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस में पाई जाने वाली एक शुष्क पर्णपाती वन प्रजाति है। चंदन लंबे समय से उत्तर भारतीय विरासत और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत विश्व के चंदन व्यापार में लगभग 85% योगदान देता है। हालांकि बीते कुछ समय में इस आंकड़े में गिरावट आई हुई है। तो याद रखने वाली बात क्या है? आपको याद रखिएगा, जो चंदन है लंबे समय से भारतीय विरासत और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत विश्व के चंदन व्यापार में 85% योगदान देता है। हालांकि बीते कुछ समय में इस आंकड़े में गिरावट देखी गई है। याद रखिएगा, संतालम एल्बम, जिसे प्रायः भारतीय चंदन के रूप में जाना जाता है। पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसे भारतीय चंदन के रूप में जाना जाता है? तो संतालम एल्बम को जाना जाता है। यह उष्णकटिबंधीय छोटा वृक्ष लाल लकड़ी और छाल के कई गहरे रंगों, गहरा भूरा और लाल के साथ 20 मीटर तक ऊंचा होता है। संतालम एल्बम जो है, यानी भारतीय चंदन की लकड़ी काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होती है।
IUCN रेड लिस्ट में इसको सुभिद का दर्जा दिया गया है। ये बात याद रखिएगा, किसका दर्जा दिया गया है? सुभिद का। भारतीय चंदन का नाम क्या है मित्रों? तो याद रखिएगा संतालम एल्बम इसका नाम है। उष्णकटिबंधीय छोटा वृक्ष जो लाल लकड़ी और छाल के कई गहरे रंगों में जैसे भूरा और लाल देखने को मिलेगा और 20 मीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है। पूछा जा सकता है चंदन के पेड़ के संबंध में कथनों पर विचार करने के लिए, तो याद रखिएगा जो मैंने कहा है आपको कि भाई इसका भारतीय नाम संतालम एल्बम है। दूसरी बात, उष्णकटिबंधीय छोटा वृक्ष है, 20 मीटर तक अधिक ऊंचा हो सकता है और भूरा और लाल रंग का आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन पाई जाने वाली एक शुष्क पर्णपाती वन प्रजाति है। कहाँ कहाँ? चीन, भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस में। ध्यान रखिएगा। प्रयोग क्या क्या होता है? तो देखिए भारत में चंदन तथा श्रीगंधा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से और जाना जाता है? चंदन अथवा श्रीगंधा। अश्वगंधा अलग होता है, श्रीगंधा अलग होता है। भारतीय परंपरा चंदन एक विशेष स्थान रखता है। जीवन की शुरुआत से लेकर मृत्यु तक किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि जब शुरुआत होती है तो भी चंदन होता है और जब किसी की डेथ होती है तो चंदन की लकड़ी भी उसमें डाली जाती है। चंदन की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर, नक्काशी के लिए भी किया जाता है। लकड़ी और जड़ों में चंदन का तेल भी मौजूद होता है जिसका उपयोग इत्र, सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, दवाओं में किया जाता है। चंदन के वृक्ष की छाल में टैनिन मौजूद होता है जिसका उपयोग डाई के लिए किया जाता है। क्या? चंदन के वृक्ष में छाल में टैनिन उपयोग होता है जिसका उपयोग डाई में किया जाता है। चंदन के तेल को एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीपस्मोटिक गुण पाए जाते हैं। ये पूछा जा सकता है आपको चंदन के वृक्ष के संबंध में, तो याद रखिएगा वो एंटीसेप्टिक होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और एंटीपस्मोटिक भी होता है, गुण पाया जाता है उसके। एंटीसेप्टिक मतलब जो आपके शरीर में कोई रोग वगैरह है उसको, जो रोगाणु है उसको मारने की क्षमता ये रखता है। जैसे हल्दी भी एक टर्मरिक है, वो हल्दी भी एक एंटीसेप्टिक का काम करती है। जरा कमेंट करके बताइए हल्दी का कौन सा भाग हम उपयोग करते हैं? बहुत बार पूछा जा चुका है यूपीएससी में। इसका उपयोग आरोथा, हाँ याद रखिएगा। देखिए आरोमा थेरेपी में तनाव व उच्च रक्तचाप को कम करने एवं घावों को ठीक करने तथा त्वचा के दोषों का इलाज करने के लिए किया जाता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो भारत में चंदन अधिकांशतः आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में पाया जाता है। चंदन बाजार की बात करें तो यद्यपि दुनिया में चंदन की कई किस्में उपलब्ध हैं, भारतीय चंदन और ऑस्ट्रेलियाई चंदन विश्व भर में प्रसिद्ध हैं तथा बाजार में इनका उत्कृष्ट व्यावसायिक मूल्य प्राप्त होता है। क्या? यद्यपि दुनिया में चंदन की कई किस्में उपलब्ध हैं, भारतीय चंदन और ऑस्ट्रेलियाई चंदन विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, याद रखिएगा। और विश्व स्तर पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के चंदन का सबसे बड़ा उत्पादक है, और जबकि सबसे बड़े बाजार अमेरिका, चीन, जापान और भारत में स्थित हैं। उत्पादक कौन है? पहले भारत, सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आएगा और सबसे बड़ा बाजार अमेरिका है, फिर चीन है, यानी भारत का बाजार चौथे नंबर पर आता है, याद रखिएगा। ठीक ना, भूलना नहीं है, याद रखिएगा। श्रीगंधा भी इसी को कहा जाता है। एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीपस्मोटिक गुण इसमें पाया जाता है। ध्यान रखिएगा इसकी छाल में टैनिन मौजूद होता है, भूलिएगा नहीं, भूल जाएंगे नुकसान आपको है। और ये बात रखिएगा अरोमा थेरेपी के उच्च रक्तचाप को कम करने और घावों को ठीक करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अरोमा थेरेपी नाम याद रखिएगा। बात करेंगे हम विश्व गठिया रोग दिवस की, तो गठिया रोग एवं इसके प्रभाव के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 12 अक्टूबर को विश्व गठिया रोग दिवस का आयोजन किया जाता है। गठिया रोग कोई एक अकेली बीमारी नहीं है, बल्कि जोड़ों से संबंधित 100 से अधिक रोगों के लिए एक व्यापक शब्द है। यह जोड़ों या उसके आसपास सूजन पैदा कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? आप गठिया जानते होंगे, गठिया रोग के बारे में सुने होंगे। तो इसीलिए भाई क्या हुआ, 1996 में विश्व गठिया रोग दिवस, जो गठिया दिवस का आयोजन पहली बार 1996 में किया गया। और वर्ष 1921 के लिए इसकी थीम है डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क, यानी कि आपको देरी नहीं करनी चाहिए, आप तुरंत जुड़िए और टाइम टू वर्क, समय से काम कीजिए। यूरोपियन अलायंस ऑफ एसोसिएशन फॉर रूमेटोलॉजी के आंकड़ों की माने तो गठिया रोग से पीड़ित अनुमानतः 100 मिलियन लोग ऐसे हैं जो बिना किसी निदान के इसके लक्षण से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि दवाई करवानी नहीं है, कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, और अक्सर इसे अनदेखा कर दिया जाता है। गठिया रोग कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, याद करिएगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटोइड गठिया प्रमुख हैं। दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गठिया रोग से प्रभावित है, जो उनके जीवन की गुणवत्ता तथा समाज में भागीदारी को प्रभावित करता है। काफ़ी कमज़ोर बनी हुई ऐसे में अकाशा एयरलाइंस की उपस्थिति भारतीय एयरलाइंस उद्योग में मजबूती प्रदान करती है। क्या? भारतीय एयरलाइंस उद्योग को मजबूती प्रदान कर सकती है, भूलेगा नहीं,
भूलने से आपको नुकसान है, नहीं तो फिर आप आने वाले समय में आपको पता पड़ेगा कितना नुकसान आपको हुआ है। थीम याद रखिएगा, डोंट डिले कनेक्ट टुडे टाइम टू वर्क। डोंट डिले कनेक्ट टू वर्क यानी ऐसे याद करिएगा, डोंट डिले कनेक्ट टुडे और टाइम टू वर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। करप्पुर कलमकारी पेंटिंग एवं कल्ला करुची लकड़ी की नक्काशी। तो हाल ही में तमिलनाडु के करिप्पुर कलमकारी पेंटिंग और कल्ला कुरिची लकड़ी की नक्काशी का भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया तमिलनाडु में। गौरतलब है कि कलमकारी पेंटिंग शुद्ध सूती वस्त्र कपड़ों पर की जाती है, जो मुख्य रूप से मंदिरों की छतरी के कवर, बेलनाकार हैंगिंग, रथ कवर के लिए उपयोग किया जाता है। वहीं कल्ला कुरुची लकड़ी की नक्काशी एक अनूठा रूप है, जिसमें शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक शैलियों के अलंकरण और डिजाइन उपयोग किया जाता है। दस्तावेजी साक्ष्यों से पता चलता है कि कलमकारी पेंटिंग 17वीं शताब्दी की शुरुआत में नायक शासकों के संरक्षण में विकसित हुई, जबकि एक कला के रूप में कल्ला कुरुची लकड़ी की नक्काशी का विकास तब हुआ जब मदुरई प्राचीन काल में विभिन्न राजशाही प्रशासनों के तहत एक महत्वपूर्ण शहर था। याद रखिएगा, मदुरई जब प्राचीन काल में एक बहुत अच्छा राजशाही शहर था, तब ये कल्ला कुरुची लकड़ी की क्या हुई, नक्काशी का विकास हुआ था। इंपॉर्टेंट बातें दो थी, एक करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग, क्या करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग जो सूती वस्त्र के कपड़ों पर की जाती है। सेकेंड होगा आप सभी के लिए कल्ला कुरुची लकड़ी की नक्काशी। दोनों को तमिलनाडु से जीआई टैग का दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। जीआई टैग हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं, अब आपको हमें भी नहीं पढ़ा रहे हैं, आएंगे फिर से पढ़ाएंगे। जर्मनी में विश्व की पहली स्वचालित ट्रेन। तो जर्मनी ने हाल ही में हैम्बर्ग में, क्या मित्रों, हैम्बर्ग हर शहर में दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है, यानी जिसमें कोई ड्राइवर नहीं। ऐसी 4 ट्रेनें शहर के उत्तरी हिस्से के S1 रैपिड शहरी नेटवर्क में शामिल होंगी। मौजूदा रेल बुनियादी और संरचना का उपयोग करते हुए दिसंबर माह से संचालन शुरू करेंगी। गौरतलब है कि पेरिस जैसे अन्य शहरों में चालक रहित मेट्रो मौजूद हैं, जबकि हवाई अड्डों में भी प्रायः स्वचालित मोनोरेल ही चलते हैं, किंतु इन सभी का संचालन विशेष एकल पटरियों में किया जाता है, जबकि हैम्बर्ग ट्रेन अन्य नियमित ट्रेनों के साथ पटरियों को साझा करेंगी। ये बात यहाँ पे कही गई है। ट्रेन का नाम पूछा जा सकता है, ये हैम्बर्ग क्या है ये भी पूछा जा सकता है। हैम्बर्ग अभी हाल ही में न्यूज में रहा क्या है, तो याद रखिएगा ये जर्मनी में विश्व की पहली स्वचालित ट्रेन आपको देखने को मिलेगी, हैम्बर्ग कहलाती है, ठीक ना। जबकि जो पेरिस में जो ट्रेनें चलती हैं वो ट्रेनें सिंगल यूज़, मानी कि उन पर ऐसे ट्रेन नहीं चलेगी जो क्या कहते हैं जिसको ड्राइवर चला रहा है, लेकिन इसमें कहा गया कि भाई वो ट्रेनें उसी पटरी पर चलेंगी जिसमें ड्राइवर चला रहा है। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। एक ड्राइवर यात्रा की निगरानी के लिए वहाँ मौजूद रहेगा। ये बात तो भाई कहाँ का, फिर कैसे कह दोगे स्वचालित ट्रेन है जब वहाँ पे एक ड्राइवर है, तो फिर मतलब क्या है। क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी कब फॉल्ट हो जाए पता नहीं रहता, कब हैक हो जाए कोई जानकारी नहीं है। आकाशा एयरलाइंस की बात करें तो स्टॉक मार्केट निवेशक राकेश झुनझुनवाला द्वारा समर्थित आकाशा एयरलाइंस को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। यह एयरलाइन जो कम लागत वाहक के रूप में अपनी सेवाएं देने की योजना बना रही है, अगले वर्ष तक संचालन शुरू कर सकती है। यह एयरलाइंस आगामी 4 वर्षों में लगभग 70 विमानों संचालन की योजना बना रही है। कंपनी द्वारा अपने संचालन में अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर्स ULCC मॉडल का उपयोग किया जाएगा। इस मॉडल के तहत आकाशा एयरलाइंस इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी विशेष बजट एयरलाइंसों की तुलना में परिचालन लागत को भी कम रखने पर ध्यान केंद्रित करेगी। वर्ष 2019 में जेट एयरवेज के बंद होने पर और एयर इंडिया के विनिवेश के बाद इसे एयरलाइंस उद्योग की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। याद करने वाली बात, 2019 में जेट एयरवेज बंद होने के कारण और एयर इंडिया विनिवेश यानी कि बेच दी। अब क्या करें भाई, बेच दिया है सरकार ने, ठीक ना। तो भैया जी इतना आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको पूरा पढ़ा दिया है। याद रखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मित्रों एक मदद की बात कर रहे हैं हम आप लोगों से, अगर आपको बन सके तो करिएगा ज़रूर मेरी मदद और लिखिएगा कि जी सर करेंगे हम आप लोगों की मदद। देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। देखिए यार, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है और थोड़ा मेरा भी प्रॉब्लम भी चल रही है। क्या है, घर से भी प्रॉब्लम चल रही है, सभी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही हैं। उस मदद के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल कोई ज़्यादा मदद नहीं है इतनी बड़ी कि आप मदद ना कर पाएँ, ठीक है मित्रों। तो हम आपको मदद बताएंगे जब आप लोग कह देंगे हाँ भाई कर देंगे, और नहीं कर पाएंगे तो देखिए ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन यार थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। आप इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं और जब आप लोग मदद करने लग जाएंगे थोड़ी बहुत, तो मदद करने से क्या होता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि यार जब मैं उन लोगों से कोई मदद ले रहा हूँ तो उनका मुझे काम और उनका लिए और मेहनत करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों की मेहनत के लिए और ज़्यादा मेहनत करूँगा, जिससे आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बढ़ें। ठीक है मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।